कि आप ये सोच लो कि जो बिजनेस होता है ना वो पूरा मतलब खेले टाइम का। बिजनेस में भी ऐसे कई समय आते हैं जिधर आपको प्रेशर फील होगा, पर इस प्रेशर को अगर आपको रोकना होगा तो वीक प्लस वीक आपको लगा होगा वीक होना चाहिए, पर बिजनेस के बारे में अगर बात की जाए तो वीक प्लस वीक ऑलवेज स्ट्रांग होता है। ऐसा क्यों? अपने लोगों को समझ में आ रहा है, पर वो अपने लोग अभी समझ रहे हैं, वो लोग काफ़ी पहले समझ चुके थे। कि मैं लिख के देता हूँ, अगर आपने सही से अगर इन बिजनेस लेसन में से किसी भी बिजनेस लेसन को आपने बिजनेस में इम्प्लांट किया ना, तो आपका बिजनेस आपके कॉम्पिटिटर को ज़रूर तोड़ेगा और आप उससे ज़रूर आगे जाओगे। तो नमस्ते गाइस, स्वागत है आप सभी का डायमंड बॉक्स स्टूडियो में। मैं हूं सोमेश कदम, बिजनेस एनालिस्ट, फाइनेंस कोच, बिजनेस कोच और लीडरशिप कंसल्टेंट। आज आपके लिए लाए हुए ऐसा एक तगड़ा टॉपिक जिसे देखकर आप हैरान हो जाओगे। और ये टॉपिक हर उस बंदे के लिए जिसका कुछ ना कुछ बिजनेस हो, कुछ ना कुछ स्टार्टअप हो, या फिर कुछ ना कुछ शॉप हो या दुकान हो, हर उस बंदे के लिए ये आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। वो आज इस वीडियो से इतनी बड़ी सीख लेकर जाएगा कि वो अपने ज़िंदगी में इस वीडियो को अप्लाई हर जगह कर सकता है, अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकता है इस वीडियो से। तो आज हम देखेंगे ट्विटर वर्सेस थ्रेड बिजनेस लेसन्स, यानी कि क्या जो ट्विटर और थ्रेड का महायुद्ध हुआ उससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए, उससे हमें उससे सीखने के बाद वो कॉन्सेप्ट जो हम अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं और अपने बिजनेस को स्काई रॉकेट और बूस्ट कर सकते हैं। तो ये आज हम देखेंगे, और आप अगर आए हो जुड़े हुए तो आखिर तक जुड़े रहना, काफ़ी मज़ा आएगा इस पूरे सफ़र में। और आगे बढ़ते हैं अभी अगला मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा कि आपको क्या लगता है कि आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा टीचर कौन है? आपकी ज़िंदगी में कौन ऐसा टीचर है जिसने आपकी ज़िंदगी के फंडे आपको काफ़ी इजीली दिए और आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद की है? तो कई मतलब आप कमेंट में बताइए। तो कई लोगों को लगा होगा वो होंगे बुक्स, कई लोगों को लगा होगा स्कूल के टीचर्स जिन्होंने आपको स्कूल में सिखाया, जिन्होंने आपको पूरे मतलब थेरी वेरी वो प्रैक्टिकल ये वो सब सिखाया होगा। पर इसका अगर आप सही में जवाब जानना चाहोगे तो जवाब है आपके स्क्रीन पर महायुद्ध। तो वाई टू लर्न फ्रॉम महायुद्ध, महायुद्ध से हमें क्यों सीखना चाहिए, महायुद्ध में ऐसा क्या है कि उसे जो परफेक्ट टीचर बनाता है। कि तो आप एक चीज़ समझ लो, आप जो भी अपने हिस्ट्री के मतलब इंडियन हिस्ट्री से, इंडियन पास से आपके जो भी महायुद्ध हो गए आप उसे याद कर लो। जैसे कि ये महाभारत है आपके सामने स्क्रीन पर, दूसरा है रामायण, और तीसरा है छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा महायुद्ध, यानी कि उनका पूरा इतिहास। तो ये जो तीन इम्पोर्टेंट महायुद्ध है जो इंडियन पास्ट में होके गए और वो आज भी लोग इस महायुद्ध से सीखते हैं। तो ये जो आज भी हमें पाठशाला में स्कूल में पढ़ाया जाता है वो भी इन महायुद्ध से उठाया गए कंसेप्ट से, और इसी के ऊपर अपना पूरा मतलब जो नॉलेज है वो पूरा इनके ऊपर ही बेस है। जो भी आप कुछ भी चीज़ें ले लो, वो हर एक जो चीज़ उठाई गई है वो पूरी महायुद्ध से उठाई गई है। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि जो महायुद्ध है वो मतलब इंसान के लिए सबसे बड़ा टीचर है, उससे बढ़कर टीचर कोई हो नहीं सकता। महायुद्ध हमें क्या सिखाता है? महायुद्ध हमें सिखाता है कि कैरेक्टर अंडरस्टैंडिंग यानी क्या कि कैरेक्टर जो महायुद्ध में अलग अलग कैरेक्टर्स थे। जैसे आप महाभारत की बात ले लो, पांडवस थे, श्री कृष्ण थे, या फिर वापस से जो उनके सामने वाले लोग थे, या आप चाहे फिर रामायण ले लो, राम भगवान ले लो, लक्ष्मण भगवान ले लो, सीता मैया ले लो, हर एक हनुमान जी ले लो, हर एक युद्ध में कैरेक्टर्स थे जिन कैरेक्टर के पास कुछ ना कुछ अलग अलग स्किल्स थे, अलग अलग ये थे स्ट्रेटजी, मतलब अलग अलग दिमाग था, अलग अलग उनका नेचर था। तो उन कैरेक्टर से क्या सीखना चाहिए? आगे आता है स्ट्रेटजीज एंड प्लान्स। हर एक महायुद्ध को कुछ ना कुछ रणनीतियों या फिर कुछ ना कुछ प्लानिंग, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज से इम्प्लीमेंट किया गया था, यानी कि कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज का, कुछ ना कुछ रणनीतियों का यूज़ किया गया था हर एक महायुद्ध में। और वो रणनीतियाँ आज भी कितनी कारगर साबित होती है। आज भी आप बिजनेस ले लो, दूसरा मतलब जॉब का डोमेन ले लो, एम्प्लॉयज़ ले लो, वो उस सेक्टर में भी उन स्ट्रैटेजीज का कितना मतलब रोल स्ट्रांग होता है आपको वो भी पता चलेगा। और एक चीज़ हमेशा याद रख लो, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ, यानी कि क्या जो हिस्ट्री है, जो पास्ट है, वो हमेशा फ्यूचर में आपको उसका कुछ ना कुछ यूज़ दिखेगा। आप वो हिस्ट्री को प्रेजेंट में अप्लाई करके अपना जो फ्यूचर है उसे सिक्योर कर सकते हो। वो कैसे अभी आपको आगे बताऊंगा धीरे धीरे करके। उससे पहले ये देख लीजिए, नो महायुद्ध, नो कंपटीशन, नो नॉलेज, नो ग्रोथ। यानी कि क्या, अगर महायुद्ध नहीं होगा तो फिर कंपटीशन नहीं होगा लोगों में, और अगर कंपटीशन नहीं होगा तो
लोगों में नॉलेज का जो प्रसार होता है वो भी नहीं होगा, और अगर नॉलेज का प्रसार नहीं होगा तो ग्रोथ भी नहीं होगी, और जो दुनिया है वो वही की वही रह जाएगी। इसलिए हमेशा कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कि जो वर्ल्ड था, यानी कि द वर्ल्ड वॉज नेवर एट पीस एंड विल बी नेवर एट पीस बिकॉज द वर्ल्ड नीड्स अ कॉम्पिटिशन टू ग्रो एंड ग्रो एंड ग्रो। तो ये चीज़ हमेशा याद रख लीजिए कि अगर दुनिया को आगे बढ़ना है, दुनिया को आगे जाना है, तो कुछ ना कुछ कंपटीशन चाहिए, कुछ ना कुछ महायुद्ध चाहिए, और ये भगवान के समय से चलते आ रहे हैं और आगे भी चलते रहेगा। तो अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि क्या आपने सोशल मीडिया महायुद्ध देखा? आपने जो सोशल मीडिया का महायुद्ध था, यानी कि ट्विटर वर्सेस थ्रेड था, क्या उसके बारे में आपको पता है? उसका आपने वीडियो देखा जो आपने डायमंड बॉक्स स्टूडियो के चैनल पर आया था? इधर देख लीजिए, इलॉन मस्क वर्सेस मार्क जुकरबर्ग। अपना जो पिछला वीडियो था तो वो इसी मतलब टॉपिक के ऊपर था, और उसको आपकी आई बटन में लिंक मिल जाएगी, आप उधर जाके देख लीजिए आई बटन पे कि पूरा कवर किया हमने गाइस, पूरा ट्विटर वर्सेस थ्रेड का पूरा महायुद्ध कवर किया है। और अभी अगर आपने देखा नहीं होगा तो आपके लिए हम लाए क्विक हाइलाइट्स, यानी कि उस पूरे महायुद्ध के जो हाइलाइट्स थे उसे हम आपके लिए लाए। तो फर्स्ट है फेज़ वन, यानी कि क्या महायुद्ध की शुरुआत कैसे हो गई? तो महायुद्ध की शुरुआत हुई सिंपली, मार्क जुकरबर्ग जो भैया जी थे, अपने मार्क भैया जी, तो उन्होंने, उनके पास जो मोनोपोली थी सोशल मीडिया बिजनेस की, यानी कि आप ले लो व्हाट्सअप ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, या फिर फेसबुक ले लो, हर एक जो डोमिनेंट सोशल मीडिया था उसके ओनर खुद है मार्क जुकरबर्ग भैया जी। तो इससे क्या हो गया, इलॉन भैया जी के मन में ये आ गया कि पूरा एक बंदे के पास बिजनेस नहीं जाना चाहिए, आपने को भी उस बिजनेस में एंटर करना होगा। और उन्होंने सोशल मीडिया के बिजनेस में एंट्री ले ली ट्विटर एक्वायर करके। पूरा इसमें अभी आप आगे देखोगे तो ट्विटर ट्रेजेडी और फेज ऑफ इम्पैक्ट, यानी कि क्या, जो ट्विटर की ट्रेजेडी हुई, जो ट्विटर का एक्वायर किया इलॉन भैया जी ने, तो उसके पीछे बैकग्राउंड में स्टोरी क्या थी, वापस जो अपना ये था ट्विटर लेने के बाद इम्पैक्ट क्या हुआ, कैसे इलॉन भैया जी ने ट्विटर को अपने कठपुतली की तरह खेला वापस से, ये सब चीज़ें अपना जो पिछला वाले वीडियो था महायुद्ध वाला, सोशल मीडिया का महायुद्ध करके, तो आपको उधर ये पूरे डिटेल में मिल जाएगा, पूरे यानी कि एकदम छोटे से छोटे डिटेल में मिल जाएगा। अगला है फेज 3, उधर आप देख सकते हो मास्टरमाइंड प्लानिंग ऑफ राइवल प्लेटफॉर्म टू ट्विटर बाय मार्क जुकरबर्ग, यानी कि मार्क भैया जी की एकदम तगड़ी लेवल, सिंपल पर एकदम हाई इम्पैक्ट वाली जो प्लानिंग थी, जो उन्होंने थ्रेड लाया मार्केट में, तो उसके बारे में आपको पता ही होगा फेज 3 में जो वो हो गया। उसके बाद जो लास्ट था पार्ट फेज 3 का, यानी कि आउटकम, जो रिजल्ट या फिर आप कह सकते हो ग्रोथ रेट में जो बूस्ट हुआ थ्रेड के, तो वो फेज 3 में आता है। ये थे पूरी हाईलाइट सोशल मीडिया महायुद्ध की। अभी आप आगे देखोगे, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या आप कभी अपनी ज़िंदगी में बचपन से लेकर अभी तक, आप किसी भी एज के हो, क्या आपने कभी गेम खेला है? गेम आप कोई भी पकड़ के ले लो, फिजिकल गेम हो या फिर मोबाइल गेम हो, जैसे कि अभी आजकल के यूथ का फेवरेट गेम पबजी, BGMI, या फिर आप ले लो दूसरे बैटल ग्राउंड्स वाले गेम, तो काफ़ी ज़्यादा खेलते हैं, CSGO, तो फिर वो हो गया। या फिर आप जो फिजिकल गेम्स ले लो, जैसे कि क्रिकेट, आज के यूथ में भी पॉपुलर है क्रिकेट, तो आप क्रिकेट ले लो। क्या आपने कभी वो अपने ज़िंदगी में गेम खेला है? तो खेला होगा तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए। तो आपको इसके ऊपर मैं एक चीज़ बताऊँगा कि आपने अगर ये गेम खेले होगे तो आपको पता होगा कि ये जो गेम्स है, चाहे वर्चुअल गेम्स हो या फिर फिजिकल गेम्स हो, इनमें आपको पता होगा कि जो टाइमिंग है वो कितना मैटर करता है। अभी क्रिकेट में आप पकड़ लो कि अगर बैट्समैन बैटिंग कर रहा है और बॉलर ने बॉल डाला, तो बैट्समैन ने बॉल को मारा, पर जो बैट्समैन का जब भी बॉल के साथ कांटेक्ट होगा, बैट्समैन के बैट का बॉल के साथ कांटेक्ट होगा, तभी अगर वो टाइमिंग परफेक्ट रहा, यानी कि पोजीशन और टाइमिंग परफेक्ट रही, तो ही वो सीख जाएगा। अगर परफेक्ट नहीं रही तो वो कहीं बीच में फील्ड में गिर जाएगा, या फिर वो बैट्समैन है वो आउट हो जाएगा, या फिर किनारा लग के स्लिप में कैच आउट हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटीज़ थे। और BGMI में भी अगर आप देखोगे, PUBG में भी देखोगे कि अगर उसने मतलब जो खेल रहा है, अगर उसने सही समय पर पीक नहीं लिया या फिर सही समय पर फायर नहीं किया अपने एनिमी पे, तो अगला वाला एनिमी उसे नॉक करके किल आउट कर देगा। तो यही अपना लेसन होने आज के लिए आपने को ये देखना है कि द गेम ऑफ टाइम बिजनेस में कितना मैटर करता है, यानी कि समय का जो खेल है वो बिजनेस में कितना इंपॉर्टेंट है और उसका बिजनेस में क्या इम्पैक्ट होता है। तो आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा कि आप ये सोच लो कि जो बिजनेस होता है ना, वो पूरा मतलब खेले टाइम का, यानी कि क्या, आपके पास जो प्रोडक्ट है, आपके पास जो सर्विस है, उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता, पर आप जिस समय पर उसे ड्रॉप करते हो कि
आपने उसमें कुछ यूनिक फीचर लाया, वो सब रही बात की बात, पर आपने उस बिजनेस को कौन से समय पर ड्रॉप किया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी आपको मैं एक केस स्टडीज़ के साथ बताऊंगा। जैसे कि आप ले लो, सबसे पहले आया था अपना टेक जायंट, ई कॉमर्स जायंट अमेजोन। तो आप अमेजोन में काफ़ी ज़्यादा लोगों की संख्या बढ़ने लगी कि उन्हें घर में डिलीवर हो रहा था सामान, उन्हें मिल रहा था, सब शॉपिंग कर रहे थे मोबाइल से और डायरेक्ट घर पे आता था। पर आप ये सोचने की बात है कि अमेजोन के बाद मार्केट में आ गए, फ्लिपकार्ट आया, मीशो आया, मिंत्रा आया, वापस से शॉपी ये वो सब बढ़ते ही गए एंड सो ऑन, और लिस्ट कंटिन्यू बढ़ती रही है और आज भी बढ़ रही है। पर आपने क्या कभी सोचा है कि मतलब अमेजोन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होके भी लोग फ्लिपकार्ट पे क्यों आए, लोग मीशो पे क्यों आए, मिंत्रा पे क्यों आए, नायका पे क्यों आए? तो लोगों को उधर आने की ज़रूरत क्या पड़ी? तो आप एक समझ लो कि वो जो ट्रेंड था, जो ई कॉमर्स का ट्रेंड था, तो उसमें इन लोगों ने यानी कि फ्लिपकार्ट ने, मीशो ने, मिंत्रा ने अलग अलग फ्लेवर्स लाए, अलग अलग म्यूटेशंस लाए। उन्होंने क्या किया कि अभी एक ले लो, अमेजोन पे चीज़ें मिलती थी, हर तरह की चीज़ें मिलती थी, पर लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जिस पर लोगों को उनके लिए एकदम सस्ती चीज़ें और एकदम टिकाऊ टाकाऊ जो कहते हैं ना, वैसी टाइप की चीज़ें मिले। तो मीशो ने वो प्लेटफॉर्म लाया। मीशो ने क्या किया, लोगों को एकदम चिलेक्स में, मतलब एकदम सस्ते कीमत पर एक अच्छी क्वालिटी के, मतलब मीडियम जिसे कहते हैं लोअर टू मीडियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दिए, और इसी की वजह से लोग क्या हो गए, उधर शिफ्ट होने लग गए। और धीरे धीरे करके ऐसे हर एक प्लेटफॉर्म की स्टोरी है, इन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, हर एक प्लेटफॉर्म की कुछ ना कुछ स्टोरी, कुछ ना कुछ म्यूटेशन फ्लेवर जो उन्होंने लाया उसकी स्टोरी है। तो अगर आप चाहते हो तो कमेंट में बता दीजिए, तो उसके बारे में भी हम एक डीप वीडियो लाएंगे। तो अगला जो अपना केस स्टडी है वो फूड इंडस्ट्री, स्ट्रीट फूड कॉर्नर्स। अभी आपको पता ही होगा, पहले मतलब जब हम छोटे थे तभी इतने जो स्ट्रीट फूड कॉर्नर्स थे वो इतने हुआ नहीं करते थे। जैसे वैन्स ले लो, मतलब स्ट्रीट पे जो फूड स्टॉल्स के वैन होते, या फिर कुछ स्टोर्स होते ऐसे फैंसी टाइप स्टोर स्ट्रीट वाले, तो वो इतने नहीं हुआ करते थे। तभी रेस्टोरेंट्स काफ़ी पॉपुलर हुआ करते थे। पर लोगों को क्या हो गया, धीरे धीरे मतलब जैसे दुनिया आगे बढ़ती गई, लोगों में एस्थेटिक्स और या फिर लोगों में जो मतलब नहीं क्या टेस्ट बर्ड लोगों की काफ़ी मतलब ये हो गई, सेंसिटिव हो गई, और लोगों को टेस्टी फूड और एकदम सिंपल मतलब रेस्टोरेंट में जाने से उधर ऑर्डर दो, ये दो, वो कर, इतना लोगों के पास टाइम नहीं था। तो लोगों ने मतलब ये जो स्ट्रीट फूड का जो ये था अपना ट्रेंड, तो उसे वायरल करते गए, और इसी की वजह से कई सारे स्ट्रीट फूड जो थे तो वो वायरल हो गए। और ये स्ट्रीट फूड का बिजनेस आज भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, और काफ़ी तेज़ी से नए नए बिजनेस आ रहे हैं स्ट्रीट फूड वाले, और काफ़ी वायरल भी हो रहे हैं। कि जो यूट्यूब शॉर्ट से उधर ले लो, फूड ब्लॉगर्स ले लो, या फिर दूसरे जो अपने वीडियोस बनाते हैं फूड के ऊपर, तो वो भी काफ़ी, उनके वजह से इस बिज़नेस को काफ़ी बूस्ट मिला। अगला जो अपना केस स्टडी है वो है इंस्टाग्राम बिजनेसेस। चाहे आप क्लोथिंग ले लो, फुटवेयर ले लो, जो बिजनेसेस इंस्टाग्राम रील्स के द्वारा बिल्ड हुए वो भी काफ़ी अभी ट्रेंडिंग पर थे, पर अभी सप्रेस हो गए थोड़ा। पर अभी भी मतलब ट्रेंड अगर मतलब जो रील्स के द्वारा उनका प्रमोशन होता था वो उसके वजह से वो काफ़ी बूस्ट हो गए, और वो जो बिज़नेस थे वो भी आज काफ़ी तगड़े चल रहे हैं। जैसे कि मतलब एक बिज़नेस आ गया, उसने रील्स द्वारा मतलब रील्स के हिसाब से अपने जो क्लोथिंग थे, अपने जो शर्ट्स टी शर्ट्स थे वो प्रमोट किए, जीन्स प्रमोट किए, फुटवेयर प्रमोट किए। तो ऐसे कई सारे अलग अलग टाइप के बिजनेस आ गए, और उन्होंने उस ट्रेंड के समय ही अपना बिजनेस ड्रॉप कर दिया। उनके पास भले ही कुछ यूनिक ना हो, पर उन्होंने वो ट्रेंड कैच किया और उस समय अपना बिजनेस ड्रॉप किया। इसके वजह से उनका जो बिजनेस था वो पूरा बूस्टअप हो गया, और उनके बिजनेस में उनको काफ़ी ग्रोथ मिल गई। अभी अगला जो मैं आपसे बोलूँगा कि ये जो पूरा जो वीडियो है वो पावर्ड बाय डायमंड बॉक्स स्टूडियो की तरफ से, जो आपका प्लेटफॉर्म है, मेरा प्लेटफॉर्म है, हमारा सभी का प्लेटफॉर्म है। तो ज़रूर से आप अब तक आप बने हुए तो आपको पसंद आया हो अभी तक का पूरा कंटेंट, तो लाइक कीजिए और आगे देखते रहिए, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो हाउ थ्रेड टाइम द ड्रॉप, यानी कि थ्रेड का जो ड्रॉप का समय था, थ्रेड का जो मार्केट में आने का समय था, वो इतना परफेक्ट क्यों था, वो इतना अप्रोप्रिएट क्यों था कि उससे इतना ग्रोथ रेट यानी कि इतना बूस्ट मिल गया। तो अभी आपके सामने स्क्रीन पर दिखेगा आपको फर्स्ट पॉइंट, ट्विटर ट्रेजेडी। जो ट्विटर के बारे में जो ट्रेजेडी चली पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था कि मतलब आज इलॉन भैया जी ट्विटर ले कल ले रहे, परसों ले रहे, डील आगे हो गई, पोस्टपोन हो गई, डील प्रीपोन हो गई। तो इसके वजह से क्या हो गया है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ गई। अनसर्टेनिटी की वजह से लोगों का मतलब धीरे धीरे विश्वास घटने लगा, और बाद में वापस इलॉन भैया जी ने ट्विटर लेने के बाद उसे कठपुतली की तरह चलाया, और
कठपुतली की तरह चलाने की वजह से क्या हो गया कि जो लोगों का विश्वास था ट्विटर के ऊपर कि एकदम ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, रिलायबल प्लेटफॉर्म है, वो डिक्रीज होने लगा और लोग सीख करने लगे कि एक कोई अलग ऐसा प्लेटफॉर्म जिधर से लोगों को मतलब ज़्यादा ये मिले, रिलायबिलिटी मिले और ज़्यादा ऑथेंटिसिटी मिले। तो यही पूरा जो समय था उसमें थ्रेड का जो ड्रॉप होना था ना, तो उसने ड्रॉप होने के बाद जो ग्रोथ रेट ऑब्टेन किया वो काफ़ी तगड़ा था, क्योंकि उनका जो ड्रॉप का टाइमिंग था, ये जो फेज़ था, ये तीनों पॉइंट का फेज़, उन्होंने एक साथ जो तीनों पॉइंट के फेज़ को था उसको कैच किया और ड्रॉप किया। इसकी वजह से थ्रेड का जो बिजनेस था वो काफ़ी मतलब ह्यूज बूस्ट ऑब्टेन किया उन्होंने। मार्क भाई ने काफ़ी ह्यूज बूस्ट ऑब्टेन किया। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे क्या कि आपने कभी प्रेशर फील किया? चाहे किसी भी चीज़ का प्रेशर हो, आपने काफ़ी सारे अप्स देखे होंगे, काफ़ी सारे डाउन्स देखे होंगे, आपने कभी प्रेशर फील किया है कि इस समय पर मुझे काफ़ी प्रेशर हो गया? तो अगर मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो जो रिजल्ट्स का जो समय होता है, जो रिजल्ट का टाइमिंग होता है, तो उस समय बच्चे काफ़ी प्रेशर फील करते हैं। तो वो जो समय होता है वो बच्चों के लिए काफ़ी प्रेशर का होता है। और बिजनेस में भी ऐसे कई समय आते हैं जिधर आपको प्रेशर फील होगा, पर इस प्रेशर को अगर आपको रोकना होगा तो उसके लिए अगला लेसन अपना वही है, लेसन 2, यानी कि गुप्त प्लान, यानी कि क्या, सीक्रेट प्लान, सीक्रेट किलर प्लान। और एक चीज़ हमेशा याद रख लीजिए कि जो सीक्रेट प्लान होता है वो हमेशा की होता है, सक्सेसफुल बिजनेस के ताले की जो होता है वो सीक्रेट प्लान होता है। तो आप बोलोगे अभी ये होता है तो मतलब कैसे क्या होता है कि जब भी आप चीज़ देख लो, जब भी आप कुछ चीज़ लाते हो मार्केट में, सर्विस लाते हो, प्रोडक्ट लाते हो, अगर आप उस प्लान को एकदम साइलेंट रखोगे ना, साइलेंट मतलब किसी को पता नहीं होगा, तो उस प्लान की जो सक्सेस की मतलब चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। एनिमी अवेयर नहीं होता आपका, मतलब एनिमी अनअवेयर होता है, उसको पता नहीं होता कि आप मार्केट में आ रहे हो, आपने एंट्री करी है मार्केट में, आपने कुछ ना कुछ लाया है मार्केट में। और इसे ही पुरानी भाषा से देखा जाए, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज का गनिमी कावा, वही मार्क भैया जी ने अपने बिजनेस में अप्लाई किया। अभी आप देख लो, इंडियन पास्ट जो था, इंडियन जो इतिहास था, उसमें से कंसेप्ट उठ के फॉरेनर लोग अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे, तो हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते इसे, हम क्यों नहीं अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकते ये कंसेप्ट यूज़ करके। तो यही हम आपको अवेयर कर रहे हैं कि आपने इंडिया के जो कंसेप्ट है उनमें काफ़ी ज़्यादा ताकत है, वो आपके बिजनेस को ज़रूर स्काईरॉकेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जो एनिमी कॉम्पिटिटर है बिजनेस, वो अनअवेयर होगा। और अगला जो खासियत है वो क्या है, सेफ फ्रॉम काउंटर अटैक। सेफ फ्रॉम काउंटर अटैक यानी कि क्या, कि अभी समझो आपका बिजनेस मार्केट में आ गया, आपने गुप्त प्लान यानी कि सीक्रेट प्लान के साथ मार्केट में एंट्री ले ली, आपका बिजनेस ड्रॉप हुआ, तो इससे क्या होगा, जो आपका कॉम्पिटिटर है उसको आपके बिजनेस के बारे में पता नहीं होगा, उसको पता नहीं होगा कि जो आपने जो बिजनेस लाया उसके पीछे क्या पूरा इतिहास रहा है। तो इससे वो आपके खिलाफ काउंटर अटैक प्लान नहीं कर सकता। और अगर काउंटर अटैक प्लान नहीं हुआ तो आपको वो जो अगला काउंटर अटैक प्लान करेगा उसके बारे में सोचने के लिए समय मिलेगा। तो ये आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा इससे कि आपका जो एनिमी है वो पूरा अनअवेयर होगा और आपको उस काउंटर अटैक जो होगा उससे भी आप प्रेजेंट में भी रोक सकते हो उस काउंटर अटैक को, और जो फ्यूचर में आप पर अटैक आ सकता है, आपके बिजनेस पर अटैक आ सकता है, तो वो भी आप रोक सकते हो। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आपके कमजोरी का किसी ने फ़ायदा उठाया है? अभी आप ज़िंदगी में इतने बड़े हो गए, आपका जो भी एज होगा, आपने कई सारी कमजोरियां देखी होगी, कई सारे समय देखो जिस समय पर आप कमज़ोर महसूस किया होगा आपने, तो उस समय का अगर किसी ने फ़ायदा उठाया है तो आपको, जैसे कि एक चीज़ बताता हूँ, ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे, मतलब चेन टाइप है। चेन टाइप अगर आप एग्जांपल ले लो, आजकल के जो चोर लोग होते हैं, अगर आप समझ लो आपने एक साइकिल किसी जगह पे पार्क की और उधर चेन लगा दी, अगर किस चेन की किसी लिंक में भी थोड़ा बहुत वीकनेस होगा तो वो चोर लोग उसका फ़ायदा उठाकर, थीफ लोग आपका साइकिल रॉब कर सकते हैं। तो यही अपना लेसन 3 है, वीक प्लस वीक इज़ ऑलवेज इक्वल टू स्ट्रांग। अगर आप रियल लाइफ में देखोगे, आप अपने थ्योरी के मतलब रियल लाइफ के हिसाब से देखोगे, जो आप सीखता है वो उसके काफ़ी अपोजिट है। वीक प्लस वीक आपको लगा होगा वीक होना चाहिए, पर बिजनेस के बारे में अगर बात की जाए तो वीक प्लस वीक ऑलवेज स्ट्रांग होता है। ऐसा क्यों कि आपने न्यूटन का सेकेंड लॉ देखा होगा, कि न्यूटन के सेकेंड लॉ में न्यूटन जी ने कहा था कि एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। तो ये इधर भी यही होता है, जो बिजनेस होता है वो वीक हैंड्स से स्ट्रांग हैंड्स में जाता है। यानी कि क्या, जो कमज़ोर लोगों का बिजनेस है वो बाहर हो जाते हैं, और जो ताकतवर बिजनेस में, जिनका माइंड एकदम ताकतवर है, बिजनेस प्लान है जिनका ताकतवर है, वो आगे बढ़ जाते हैं। और यही बिजनेस में चलता है। और इसके बारे में हम आप देखेंगे कि जो थ्योरी है वो आखिर है क्या,
जो अटैक कर सकते वो कैसे कर सकते और डिफेंस करना हो तो कैसे कर सकते। तो थ्योरी काम कैसे करती है, तो आपको इस थ्योरी को लगाने के लिए आपके बिजनेस में 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। जो आपका अपोनेंट है बिजनेस में, जो आपका मतलब बिजनेस का एनिमी है, जो बिजनेस का शत्रु है आपका, तो उसके जो वीक पॉइंट्स है, उसके वीक पॉइंट्स क्या है। जैसे कि मार्क भैया जी को पता था, इलॉन भैया जी के वीक पॉइंट पता थे। उन्हें पता था कि जो इलॉन भैया जी, उनका ओवर कॉन्फिडेंस ही उनका वीकनेस है, और जो उनका मतलब ओवर एक्सपोजर है, जो पब्लिक में एक्सपोज करते हैं उनका हर एक थॉट, तो वो उनका वीकनेस है। तो उन्होंने उसकी सबसे प्लानिंग की और सप्रेस प्लान लाया। सप्रेस यानी कि क्या, जो उनका ओवर एक्सपोजर था उसको सप्रेस करने के लिए सप्रेस प्लान लाया। तो ये मास्टरमाइंड था उनका, और यही आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। जो एनिमी है आपको उसके वीक पॉइंट और जो उसका वीक टाइम है, आपको उसी समय अटैक करना है। आपको अटैक जब भी करोगे ना आप किसी भी एनिमी पे, बिजनेस में आपके लो, तो बिजनेस में आपको उस बंदे का, उस बिजनेस का वीक पॉइंट ढूंढना है। आपको रुकना है, आपको पेशेंस होने चाहिए, आपको रुकना है आपके बिजनेस ड्रॉप के लिए। और उसका वीक पॉइंट जब भी होगा, जब भी आपको वीक पॉइंट उसके तो पहले ही पता होगे, और जो आप उसके वीक टाइम्स में अटैक करोगे तो आप स्ट्रांग हो जाओगे, आपका बिजनेस स्ट्रांग हो जाएगा और आप उसके बिजनेस को गिरा दोगे। तो यही बात है। और आप पूछोगे कि इसे वेपन की तरह कैसे यूज़ किया जाए, कि ये जो थ्योरी है उसे कैसे हम एक भाले की तरह या फिर तलवार की तरह यूज़ करें और सामने वाले के बिजनेस पर वार कर सकें। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको एक जोन ढूंढना पड़ेगा, एक ऐसा टाइम स्लॉट, ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसा पर्टिकुलर आपको टाइमिंग का जो एरिया है वो ऐसे ढूंढना पड़ेगा कि आपको वीक पॉइंट्स तो पता होंगे, पर आपको एक जोन ढूंढना पड़ेगा जो उसका वीक ये हो, वो बिजनेस का वीक टाइम हो, उस बिजनेस का वीक जोन हो। अगर आप उस समय बराबर उसी वीक जोन में आप उस एनिमी पे यानी उस बिजनेस पे अटैक करते हो, तो आपके जो सक्सेसफुल होने के चांसेस है, आपका बिजनेस बढ़ने के चांसेस है, वो into 100 हो जाते हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रख लीजिए, अटैक करना होगा तो ऐसे करना है। पर अगर आप अभी ये सोच रहे होगे कि अगर सामने वाले ने हमारे बिजनेस पर ऐसा अटैक किया तो हम क्या करें, तो इसका बचने का, इस प्लान से बचने का सिर्फ आपके पास एक ही रास्ता है। वो रास्ता ये है कि आपके जो वीक पॉइंट्स है आपको उन्हें कभी रिवील नहीं करना। आपके जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है आप उन्हें रिवील कर दो, भले ही रिवील कर दो, वो आपके जो एनिमी है बिजनेस वाले वो कुछ नहीं कर पाएंगे। पर आपके जो वीक पॉइंट्स है अगर वो एक बार रिवील हो गए, तो वीक टाइम हर एक बंदे का आता है। हर एक बंदे ने अपने ज़िंदगी में अप्स देखे, डाउन्स देखे और आगे भी देखता रहेगा। तो आपके जो वीक टाइम है वो तो सबका आना ही है, पर आपके अगर जितने वीक पॉइंट्स कैमोफ्लेज है, यानी कि जितने आपके वीक पॉइंट्स है वो सामने वाले को पता नहीं है, उतने आप ज़्यादा आपके जो स्ट्रॉन्गेस्ट कहते हो ना, स्ट्रॉन्गेस्ट पावर, आप उतनी ज़्यादा उसे बढ़ाते हो, क्योंकि आपके वीक पॉइंट सामने वाले को पता नहीं है। अभी बढ़ते अपने अगले लेसन की तरफ। उससे पहले मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या आपने अपने ज़िंदगी में कभी चाइना वाला माल लिया है क्या? जो चाइना माल यानी कि चाइना के लोग जो प्रोडक्ट्स इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं, वो आपने कभी लिया है क्या? तो आपका आंसर कमेंट में बता दीजिए। हम इससे कभी किसी को जज नहीं करेंगे कि आपने लिया है नहीं लिया है, और आपको बताएंगे कि भी आपने वो चीज़ चाइना माल लेने के पीछे थ्योरी क्या रही है। कि आप एग्जांपल ले लो, जो लाइट की रील आती है, लाइट की जो मतलब लाइटिंग आती है जो दिवाली की, तो वो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मतलब चाइना की बाय करते थे और आज भी करते हैं, पहले से करते आ रहे जब से आ गई इंडिया में। तो यही आपने लेसन, ये फोर्थ लेसन की क्वांटिटी ऑलवेज विंस ओवर क्वालिटी। तो आप भी कहोगे कि ये आपने क्या बोल दिया, क्वांटिटी कैसे जीत सकती है क्वालिटी के सामने। तो इसके पीछे अपना थ्योरी समझ लीजिए कि जो अपना माइंड होता है, जो अपना माइंडसेट होता है, वो हम बचपन से ऐसा डेवलप कर चुके हैं कि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, अपनी फैमिली हो या फिर रिलेटिव्स हो, वो हमेशा हमें बोलता है कि अपने को वही चुनना है जिसमें हमें ज़्यादा मिले, ज़्यादा जिधर मिले उधर चले जाओ। चाहे सैलरी ले लो, ये ले लो वापस से, फिर आप अपना जो नॉलेज ले लो, हर चीज़ ले लो, जिधर ज़्यादा मिले उधर चले जाओ। तो उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा माइंड भी वैसे ही बन चुका है, हमारा माइंड भी वैसे ही सेट हुआ है कि जो जिधर हमें क्वांटिटी ज़्यादा मिले तो हमें भी उधर जाना चाहिए। तो हमें से हम नहीं सोचते हो, फिर भी अपना माइंड सोचता है, क्योंकि बचपन से वैसे ही सोचता है। तो यही चीज़ जो है वो अपना फोर्थ लेसन है। और अभी ये ट्विटर और थ्रेड के मामले में ये कैसे, मतलब ये प्लान जो था वो अपने मार्क जुकरबर्ग भैया जी है, उन्होंने कैसे चलाया वो आपको बताता हूँ। अभी इधर देख लो, इधर एक स्टार है, यानी कि बड़ा वाला स्टार है, यानी कि क्वालिटी क्या है उसकी ज़्यादा है,
और इधर 5 स्टार है छोटे छोटे, पर क्वांटिटी उनकी ज़्यादा है। तो एक साइड एक पल्ले में समझ लो ट्विटर है। ट्विटर का क्या था कि जो कैरेक्टर लिमिट था 280 का था, 280 कैरेक्टर मैक्स डाल सकते हो, और जो वीडियो लेंथ था वो 2 मिनट का था। इससे क्या होता था कि लोगों की क्वालिटी बढ़ जाती थी। क्वालिटी यानी कि क्या, इन द सेंस कि लोग मतलब क्रिएटिव होते थे कि 280 में डालना है तो कुछ सोच समझ कर डाले, उतने कैरेक्टर ही अपने पास, तो जो इम्पोर्टेंट है वही डाल दे। 2 मिनट है तो 2 मिनट में जो इम्पोर्टेंट वीडियो का पार्ट है वही डालना पड़ेगा। पर इधर इलोन भैया, अपने मार्क जुकरबर्ग भैया जी ने क्या किया, उन्होंने लिमिट बढ़ा दिया, 500 वर्ड्स का लिमिट कर दिया, 500 कैरेक्टर्स का लिमिट कर दिया। तो इधर उन्होंने लोगों को क्वांटिटी ज़्यादा दे दी, और वीडियो की भी क्वांटिटी मतलब लेंथ थी वो 5 मिनट कर दी, 2 मिनट 20 सेकेंड से 5 मिनट कर दी। तो इससे क्या हो गया, लोगों के दिमाग में जो था कि मतलब इधर ज़्यादा मिल रहा है, इधर ज़्यादा मिल रहा है, थ्रेड पे ट्विटर से ज़्यादा मिल रहा है, तो लोग स्विच हो गए ट्विटर से, काफ़ी लोग थ्रेड पर आ गए। और यही माइंडसेट जो इलोन भैया जी ने था, उनको मतलब उन्होंने अपने बिजनेस ने अप्लाई नहीं किया होगा, पर जो अपने मार्क भैया जी उन्होंने एकदम सही तरीके से अप्लाई किया, और ये एक स्ट्रेटेजी के तौर पे यूज़ किया ट्विटर को, मतलब ट्विटर का सेल्स गिराने में और थ्रेड का सेल्स बूस्ट करने में। तो ये आपको कितना सिंपल लगा होगा कि ये कितना सिंपल थ्योरी है, पर इसका जो बिजनेस इम्पैक्ट होता है ना वो करोड़ों यानी कि बिलियंस बिलियंस में होता है। तो आपको ये चीज़ें समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आप आगे ले लो कि ये जो है ये पॉइंट देख लो, द चाइना बिजनेस वे। चाइना बिजनेस वे यानी क्या, ये जो चीज़ थी पूरी की क्वांटिटी ऑलवेज विंस ओवर क्वालिटी। तो ये चीज़ चाइना वाले लोग जो थे, चाइना वाले लोगों को काफ़ी जल्दी पता लग गई, यानी कि उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने काफ़ी जल्दी लोगों का माइंडसेट समझा कि जो इंडिया के जो लोग हैं वो जो क्वांटिटी होती है उसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्वालिटी की तरफ। यानी कि क्या, अभी ले लो एक राम का बिजनेस है, एक शाम का बिजनेस है, दोनों भी फ्रूट्स बेचने वाले। तो राम भी मतलब एक होलसेलर से फ्रूट लाता है और शाम भी उसी होलसेलर से फ्रूट लाता है। पर जो राम है वो सुबह जल्दी जाकर फ्रूट लाता है, यानी कि अच्छे क्वालिटी वाले चुन चुन के लाता है, और मतलब जो होलसेलर है वो उससे ज़्यादा पैसे लेता है। पर जब भी शाम जाता है वो थोड़ा लेट जाता है, यानी कि क्या मतलब वो जो बचे हुए फ्रूट्स है उनका लॉट उठा के लाता है। तो इससे क्या होता है कि उसको थोड़ा सस्ते में मिलता है। पर अभी राम ने मतलब थोड़ा महंगा लाया, इसलिए वो 10 रुपये में एक फ्रूट बेचता है और उसका प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा है। पर इधर शाम ने क्या दिमाग चलाया, उसने सस्ते में लाया था तो वो प्रॉफिट मार्जिन भले कम रखा उसने, लेकिन 20 रुपये में 2 फ्रूट दे रहा है वो लोगों को। अभी लोगों का माइंडसेट देखो, आप भी मुझे एक चीज़ बताओ, आप राम से फ्रूट लोगे या शाम से लोगे? क्योंकि राम के पास जो क्वालिटी है वो बेस्ट क्वालिटी है, पर शाम के पास जो क्वालिटी है वो नॉर्मल क्वालिटी है, यानी कि मीडियम कह सकते हो आप उसे, मीडियम क्वालिटी है। तो आप किसके फ्रूट लोगे, राम के लोगे या शाम के लोगे? इधर आपको 10 रुपये में एक फ्रूट मिल रहा है, इधर 20 में एक फ्रूट मिल रहा है, इधर 20 में 2 फ्रूट मिल रहे हैं। तो आप किसके फ्रूट लोगे? कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मतलब समझ सके, हम भी एक दूसरे के साथ सलाह दे सके एक दूसरे को। तो ज़्यादातर लोग कहेंगे कि शाम के फ्रूट लोगे, क्योंकि शाम के क्यों? क्योंकि राम का फ्रूट लेकर एक बंदा 20 रुपये दे रहा है और एक ही बंदे का पेट भर रहा है। पर इधर शाम के फ्रूट की वजह से 2 लोगों का पेट भर रहा है, क्योंकि 20 रुपये में 2 फ्रूट आ रहे हैं। तो ज़्यादा लोग इसको प्रेफर करेंगे, क्योंकि इधर इसके पास क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है शाम के पास। और इसका मतलब जो एप्लीकेशन था वो चाइनीज़ लोगों ने अप्लाई कर लिया बिजनेस में। अभी उन्होंने भारत में लाइटिंग ला दी, रील ला दी, लाइटिंग वाली, दिवाली वाली लाइटिंग। उन्होंने क्या किया, जो भारत में लाइटिंग मिलती थी वो 300 की होती थी और टिकाऊ होती थी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा देर टिकती थी। पर चाइनीज़ लोगों ने जो लाइटिंग लाई वो थी 300 में 2 दे रहे थे वो। इधर इंडियन 300 में 1 दे रहे थे, वो 300 में 2 दे रहे थे। पर उनके जो लाइफ स्पैन था वो भी काफ़ी कम था। पर उन्होंने लोगों के साइकोलॉजी को काफ़ी अच्छे से समझा था। उन्होंने क्या समझा था कि लोगों को 300 में 2 लाइट मिल रहे हैं तो लोग इसे ज़रूर प्रेफर करेंगे, क्योंकि 2 लाइट यानी 2 बालकनी में लाइटिंग लगा सकते हैं। इधर इंडिया के लाइटिंग से एक ही बालकनी में लाइट लग सकती है। तो उन्होंने ये दिमाग लगाया और अपने उनका जो बिज़नेस था, इसीलिए चाइना के लोग जो है वो बिज़नेस में इतने सक्सेसफुल हो गए, और उनके जो मतलब ये था जीडीपी उससे काफ़ी बूस्ट हो गया, और वो एक काफ़ी तगड़ी इकोनॉमी बन गई उनकी। अपने लोगों को समझ में आ रहा है, पर वो अपने लोग अभी समझ रहे, वो लोग काफ़ी पहले समझ चुके थे। अभी आगे देखोगे आप, द मनी एंड कन्वीनियंस फैक्टर। तो द मनी एंड द कन्वीनियंस फैक्टर आखिर है तो है क्या? मनी फैक्टर यानी कि क्या? अभी आप समझ लो, आपने जो लाइटिंग ले ली 300 में 2 चाइना वाली लाइटिंग ले ली,
तो आपको मतलब आपके जो पैसे थे वो बच गए, क्योंकि अगर आप एक लेते तो आपको 150 में मिल जाती थी। अगर आप एक लेते तो आपका पैसा बचता था। उधर एक 300 की मिल रही थी, इधर एक 150 की है, तो आपने पैसे बच लिए। तो वो हो गया मनी फैक्टर, आपने पैसे बच लिए। अगला फैक्टर जो क्या है वो है कन्वीनियंस फैक्टर। कन्वीनियंस फैक्टर यानी कि क्या? कन्वीनियंस फैक्टर यानी कि ये ले लो अपना रिपेयरिंग कॉस्ट ले लो, या फिर लोगों को चीज़ें संभालने के लिए जो एनर्जी यानी जो आउटपुट होने लगता था, इनपुट देना पड़ता था वो चीज़ें संभालने के लिए, वो भी कम हो गया। क्योंकि क्या, अभी 300 की आप अगर एक लाइट लोगे तो आपको उसे एकदम ठीक से संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ठीक से नहीं संभालोगे तो आपका डायरेक्ट 300 का नुकसान है, अगले बार आपको वापस से 300 की लाइट लानी पड़ेगी। पर आप इधर चाइना वाले माल में क्या हो गया कि 2 वायर है आपके पास, एक ठीक से संभाल के रखनी है तो, नहीं तो फिर खराब हो गई तो खराब हो गई। एक खराब हो गई तो आपके पास एक बची है कि आप एक खराब हो गई तो एक बालकनी तो लाइट कर सकते हो। पर इंडिया वाले वायर में क्या था कि आप खराब हो गई तो आपके पास लाइट ही नहीं थी, आपको वापस से नहीं लानी पड़ती थी। तो इसके वजह से जो कन्वीनियंस फैक्टर था, जो रिपेयरिंग कॉस्ट थी, वो भी उस पर भी काफ़ी इफेक्ट हो गया। क्योंकि जो मतलब महंगी वाली चीज़ें थी, यानी कि जो क्वालिटी वाली चीज़ें थी, उनको रिपेयर करने का भी खर्चा ज़्यादा था, और जो क्वांटिटी वाली चीज़ें थी उन्हें रिपेयरिंग का भी खर्चा काफ़ी कम था। इसके वजह से ये चीज़ लोगों के दिमाग में बैठ गई, और इसके वजह से थ्रेड ने इसका पूरा फ़ायदा उठा लिया। और आप अभी अगर आप इधर तक पहुँची हो तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन रहेगी कि आपको मज़ा आया कि पूरा मतलब जो पूरा आपने वीडियो देखा उसमें आपको मज़ा आया क्या? अगर आपको मज़ा आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि हाँ भाई जी, मैंने वीडियो देखा पूरा, मुझे काफ़ी मज़ा आया, और मैंने ये चीज़ें जो आपने बिज़नेस लेसन के बारे में बता दिया, मैंने ये अपने बिज़नेस में अप्लाई किया और मुझे मतलब फ़ायदा हो गया वो चीज़ें अप्लाई करने से। क्योंकि मैं लिख के देता हूँ, अगर आपने सही से अगर इन बिज़नेस लेसन में से किसी भी बिज़नेस लेसन को आपने बिज़नेस में इम्प्लांट किया ना, तो आपका बिज़नेस आपके कॉम्पिटिटर को ज़रूर तोड़ेगा और आप उससे ज़रूर आगे जाओगे, आपका बिज़नेस ज़रूर बूस्ट होगा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन, थैंक यू फॉर यू वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए, आपके कुछ क्वेरीज हो गए, कुछ सजेशन या फिर इम्प्रूवमेंट आइडियाज़ हो गए, आप बिंदास हमें बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आपके लिए हम उधर आपको लाइक दे देंगे, और आपके जो क्वेरीज है या फिर कुछ आइडियाज़ वगैरह हो उन्हें भी हम मतलब रिजॉल्व करने का पूरे हमारी तरफ से ट्राई करेंगे। क्योंकि ये जो चैनल है डायमंड बॉक्स स्टूडियो, वो आपका भी चैनल है, वो हमारा भी चैनल है, वो सभी का चैनल है। उधर हमें एक कम्युनिटी चाहिए, उधर हमें एक अच्छी तरह से जो फैमिली कहते हैं वो चाहिए। उसके लिए हम जो चाहे वो इनपुट देने के लिए तैयार है, बस आउटपुट आपकी तरफ से आना चाहिए। और अगर आप हमसे कनेक्ट नहीं हुए तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो, इंस्टाग्राम और थ्रेड पे भी हम है, तो उधर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे होंगे, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन दबा दो। और अपना जो चैनल है गाइस, जो चैनल डायमंड बॉक्स स्टूडियो, वो अपने लोगों के साथ शेयर कर दो, उन्हें बता दो कि मतलब ये जो लेसन है ट्विटर वर्सेस थ्रेड, सिर्फ देखकर मज़ा कुछ नहीं है, हमें उससे कुछ सीखना होगा। ये जो मायूद है उससे सीखना होगा, क्योंकि जो लोग मायूद से सीखेंगे वही आगे जाएंगे। और उनको बता दो कि कैसे वो लोग ये जो लेसन है, बिजनेस लेसन है, वो अपने बिजनेस में कैसे इम्प्लांट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को कैसे काफ़ी हाई लेवल तक बूस्ट कर सकते हैं। ये पूरा आज का जो वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लास्ट में बोलूँगा लाइक ज़रूर कीजिए, और शेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपने पूरे लोगों के साथ शेयर कीजिए। और इसी के साथ चलते हैं, शुक्रिया, थैंक यू।